स्वावलंबन का ताना बाना वेबिनार श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कीर्ति मौर्य है। मैं ओगी टीम का हिस्सा हूँ। टीम ओगी द्वारा स्वावलंबन का ताना बाना वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की गई है, जिसकी रूपरेखा उन्नत कृषि अभियान परिषद के संस्थापक श्री आकाश चौरसिया जी के मार्गदर्शन में की गई है। इस वेबिनार श्रृंखला को शुरू करने के पीछे हमारे दो उद्देश्य हैं। पहला, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वावलंबन के संदर्भ में हो रहे प्रयासों का आपस में सामंजस्य स्थापित करना, और दूसरा, स्वावलंबी जीवन शैली को अपनाने के लिए हमें कौन से छोटे छोटे बदलाव अपने जीवन में लाने चाहिए और उन बातों को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस वेबिनार श्रृंखला में हमने 9 विषयों को सम्मिलित किया है। हर शनिवार शाम 5 बजे एक नए विषय पर चर्चा होगी। आज इस श्रृंखला का 7वां वेबिनार है, जिसका विषय है पर्यावरण और प्रदूषण। प्रकृति में 5 तत्व समाहित हैं: धरती, आकाश, अग्नि, जल और वायु। इन्हीं से हमारा शरीर भी बना है। इनमें से किसी भी तत्व में यदि प्रदूषण होता है तो उसका सीधा असर हमारे शरीर और मन पर भी पड़ता है। हम दिन पर दिन देखते जा रहे हैं कि पर्यावरण में जो प्रदूषण है उसकी समस्या गंभीर होती जा रही है। बढ़ता प्रदूषण, अशुद्ध वायु, पानी की कमी, बीमारियों की भरमार, ये सब भी प्रमाणित करते हैं कि मनुष्य स्वयं का ही दुश्मन बन गया है। हम अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं? आज इस वेबिनार का यही हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपने विशेषज्ञों से जानेंगे कि व्यक्तिगत स्तर पर हम कैसे अपने इस पर्यावरण के जो समस्या है, प्रदूषण की जो समस्या है, उस पे हम काबू कर सकते हैं, उस पे कंट्रोल ला सकते हैं। हमारे विशेषज्ञों से आप लोगों का परिचय और वेबिनार के संचालन हमारे साथ उपस्थित श्री आशीष मौर्य जी करेंगे। आशीष मौर्य जी हमारे ओगी टीम का हिस्सा हैं और हमारे जो भी ब्रांडिंग होती है उनका संचालन करते हैं। आशीष जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस वेबिनार श्रृंखला में जो हम लोग करीब पिछले 6 हफ्तों से चला रहे हैं। आज हमारा 7वां वेबिनार है और इस वेबिनार का मुख्य विषय है प्रदूषण और पर्यावरण। तो पर्यावरण और प्रदूषण का अपना एक कह लीजिए कि एक ऐसा ताना-बाना है कि दोनों का एक दूसरे के लिए एक सपोर्ट सिस्टम भी है और किसी के इम्बैलेंस से तमाम से उठापटक हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। इसी विषय के लिए हमारे साथ आज 2 एक्सपर्ट्स हैं जो हमें इसी विषय पर थोड़ा-सा इनसाइट देंगे, अपना जो भी उन्होंने अब तक एक तजुर्बा किया है इन सभी विषयों को लेकर। तो पहले हमारे समक्ष वक्ता के तौर पर आने वाले हैं डॉक्टर तेजस दोषी जी, जो कि हमारे गुजरात के भावनगर से निवास करते हैं। डॉक्टर जोशी एक प्रख्यात चिकित्सक हैं और बड़ी कम उम्र में ही समाज सेवा की गतिविधियों में लगे हैं। वे रोटरी क्लब ऑफ भावनगर, रेड क्रॉस, सेंट जॉन एम्बुलेंस, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन, नेचर क्लब, एनसीसी, एनएसएस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर से जुड़े हैं और पीयूष मेडिकल गाइडेंस फाउंडेशन के संस्थापक हैं। इसके माध्यम से वह अहमदाबाद, मुंबई व उदयपुर में जरूरतमंद मरीजों की सहायता तथा अन्य मदद करते हैं। इसके माध्यम से वे अहमदाबाद, मुंबई व उदयपुर में जरूरतमंद मरीजों की सहायता तथा अन्य तरह की मदद करते हैं। डॉक्टर तेजस के बारे में मैंने 2-3 और जो भी जानकारी इकट्ठा की तो उसमें पता लगा कि आपने एक रोटरी क्लब में जब आप प्रेसिडेंट थे तो उस दौरान तमाम से आपने सोशल एक्टिविटीज की थी और अपने कार्यकाल में जब आप करीब 1 साल के लिए वहां थे तो करीब 355 इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपने सोशल एक्टिविटीज करके आपने समाज के लिए तमाम से कार्य किए हैं। तो डॉक्टर जोशी, हम लोग बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं कि आज आप हम लोग के बीच में हैं और आपने जो भी इस विषयगत
जो भी आपने खोज की है, आपने ऑब्जर्वेशंस की है, वो हम लोगों के साथ साझा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर जोशी। नमस्कार थैंक यू सर। वेरी मच। नमस्कार। सबसे पहले तो सभी लोगों का मैं शुक्रिया कि इतना बढ़िया जो आपने अरेंजमेंट किया है। बहुत इंडिया के बहुत लोगों तक, इंडिया तो नहीं लेकिन वर्ल्ड के बहुत लोगों तक हम इस माध्यम से हम पहुंच सकते हैं। कोविड की वजह से आज सोशल मीडिया और कोई भी नेट इंटरनेट का यूज इतना लोगों को मालूम पड़ा है कि सबसे ज्यादा इसके हम यूज करें और बेनिफिट यूज करें, पॉजिटिव यूज करें। मुझे 15 मिनट दिए गए हैं तो मैं टू द पॉइंट शुरू करता हूँ। सबसे पहले आशीष जी आप स्लाइड जरा विज करिए। जी सर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ। गुजरात भावनगर में तकरीबन 21 साल से प्राइवेट प्रैक्टिस में कर रहा हूँ। फोटोग्राफी, नेचर कंजर्वेशन ये सब मेरा हॉबी भी है, मेरा मोटो भी है और मैं बहुत सारा काम भी इसमें करता हूँ। मैंने मेरे कार्यकाल में जो भी प्रोजेक्ट किए उसमें से 3-4 प्रोजेक्ट के जो पोल्यूशन और पर्यावरण दोनों के सम्मिलित है। और मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ कि पोल्यूशन एक ऐसा प्रॉब्लम है कि वर्ल्ड वाइड रहने वाला है, कितना भी हम काम करें उसको हम कम कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि हम उसको निकाल पाएंगे। लेकिन मेरे जो भी प्रोजेक्ट है सेल्फ इंडिपेंडेंट, जो अपने आप से शुरू करते हैं। मुझे मोहल्ला नहीं चेंज करना है, मुझे सिटी चेंज नहीं करना है, मुझे शहर या कोई नेशनल लेवल पे चेंज नहीं करना है, लेकिन खुद अपने से हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं। अगर सब लोग ऐसा सोचेंगे तो एक बड़ा परिणाम आएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो है कि मेरे हर प्रोजेक्ट में मैंने सबसे ज्यादा टीन एज के बच्चे को मैंने इन्वॉल्व किया है। वो मेरा फोर्स है, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है, जिसे हम लोग वानर सेना कहते हैं। क्योंकि टीन एज के बच्चे मेरे सब प्रोजेक्ट में मैक्सिमम 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड और 11 स्टैंडर्ड के स्कूल्स के बच्चे रहते हैं। क्योंकि उन लोगों के ब्रेन में अभी उनका ब्रेन थोड़ा वायरस लेस होता है। जो भी हम इनपुट उसमें डालते हैं तो वो अगले भविष्य में, फ्यूचर में हमको उसका सबसे बड़ा उसका टर्निंग मिलता है और वो सबसे बड़ी बात है। और दूसरी चीज क्या है कि जब भी ये बच्चे काम करते तो बिना थके, बिना कुछ, या कोई भी एनजीओ करो, एक एज से बड़े काम करो, वो 1 दिन काम करेंगे, 2 दिन काम करेंगे या 10 दिन काम करेंगे। लेकिन ये बच्चे आप जब भी बोलो, कभी भी करो, तो वो उसमें सबसे ज्यादा काम करते हैं। स्काउट गाइड भारत भावनगर संघ, उसका सबसे बड़ा सहयोग मेरे सब प्रोजेक्ट में मुझको मिलता है। स्कूल्स के बच्चे जो स्काउट्स में रहते हैं, जो एनएसएस में रहते हैं, जो उसकी एनसीसी में रहते हैं, वो बच्चे मेरे साथ खूब काम करते हैं। तो सबसे पहला मेरा प्रोजेक्ट है जॉय ऑफ गिविंग। नेक्स्ट प्लीज। जो जॉय ऑफ गिविंग है वो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है कि आई एम ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो नंबर ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आके मुझे पेन वगैरह गिफ्ट में दे जाते थे। मुझे भी मालूम नहीं था कि आखिरी पेन में रिफिल मैंने कब डलवाई थी। जब भी पेन खत्म हो जाता था तो ड्रॉर में या डस्टबिन में डालते थे, दूसरी पेन निकाल के देते थे। एक दिवाली के टाइम जब मैं ये क्लीनिंग कर रहा था तो मेरे ड्रॉर में से तकरीबन 80-90 पेन ऐसी निकली जो बिना रिफिल के या बिना चल नहीं रही। अभी मेरे मन में एक ऐसी सोच आई कि यार अगर मेरे पास इतनी पेन है तो बाकी लोगों के पास, बाकी डॉक्टरों के पास या हम के सबके घर में ऐसी प्लास्टिक की कितनी सारी पेन रहेगी। इट्स ए वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। कितना प्लास्टिक हम वेस्ट कर रहे हैं। चलो इसका कुछ करते हैं। देन आई यूज ए सोशल मीडिया कि भाई चलो आप लोगों के पास जितने भी पेन है, जो भी स्टेशनरी आइटम है, पेन है, रूलर है, शार्पनर है, आप हमें ये एड्रेस पे भेजो। तो जो भी नीडी बच्चे उसको हम रिफिल इसमें डाल के वापस उसको रिसाइकल करके देंगे। तो मेरा 3R का प्रोजेक्ट है, रिसाइकल, रिप्रोड्यूस एंड रीयूज। जो पेन मेरे पास आते हैं उसको हम रिसाइकल बोलते हैं, उसमें रिफिल डाल के उसको वापस नया बनाते, इसको रिप्रोड्यूस, और वापस उसी नीडी बच्चे को हम लोग देते हैं जिसके पास पेन, पेंसिल वगैरह लिखने के लिए नहीं होती। स्टेशनरी आइटम के लिए उसको भटकना पड़ता है। और दोस्तों ये सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने व्हाट्सएप, फेसबुक का यूज किया। अब ये दूसरे फोटो में दिख रहे हो वो मेरी वानर सेना है। हर शाम को 5 से 7 बच्चे, पूरा स्काउट गाइड के बच्चे जब खेलने के लिए इकट्ठा होते हैं तो 5 से 6 वो लोग जितनी भी पेन आती है उसमें रिफिल डाल के एक नई सी शुरुआत करते हैं। और आप नहीं सोचो, मानोगे, अभी तक मेरे पास 4,88,000 पेन आई है, 4,88,000, and we have already distributed 4,68,000 to the needy people। जो डांग के जंगल है, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, बेंगलोर, और कभी कभी तो इतना मुझे अच्छा लगता है कि मेरे को अभी पार्सल यूएसए, वर्जीनिया, वहां से भी मिलने लगे कि भाई जो यूज होती है। तो आप लोग भी सोचिए कि अगर हम अपनी पेन में रिफिल डाले, वो पेन 3-4 बार, 5 बार आप रिफिल डालोगे तो पूरे साल में आपको 1 या 2 ही पेन यूज करना पड़ेगा। तो कितना सारा प्लास्टिक वेस्ट हम उससे बचा सकते हैं।
ये छोटी सी बात अपने आप से ही शुरू करना है। मुझे जैसे मैंने शुरू किया, हर आदमी को नया पेन की वजह उसमें रिफिल डालिए और हो सके इतना पेन यूज एंड थ्रो पेन कम यूज करिए। 1-2 रुपए की रिफिल हमें कितना सारा प्लास्टिक बचा सकती है। नेक्स्ट लिस्ट, आप बच्चे के मुंह पर देखिए, जब हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कितनी उसको हंसी होती है। ये एनजीओ के बच्चे हैं जो उसके पास पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं होता है, एक पेन या पेंसिल खरीदना होता है तो कितना वेट उसके माँ बाप को करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे अगल बगल में रहते, हमारे क्लास के बच्चे रहते। अगर सिर्फ 10 पेन से आप शुरू करें, 10 पेन आप अपने अगल बगल के स्टूडेंट्स को दीजिए, उसे आप बोलिए कि भाई ये जब भी रिफिल खत्म हो जाए मुझे आपसे रिफिल डाल वापस आके नया लगा देना। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसका नेशनल लेवल पे बहुत ही बड़ा इंकरेज किया। सेम प्रोजेक्ट माननीय नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जाके इसका पेश किया। आई वेंट फॉर दिल्ली फॉर दिस प्रोजेक्ट और इतना अच्छा सबको लगा। और तभी सचिवालय में माननीय मोदी जी की गाइडलाइन से उसने ये अनाउंस किया कि भाई हम अभी भी जो भी कॉन्फ्रेंस करेंगे हम रिसाइकल पेन यूज करेंगे या पेन ही नहीं यूज पे, क्योंकि हम जितने भी कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाते हैं उसमें आपको मालूम है कि हमको पेन वगैरह होता ही है। सब लोग अपना पेन लेके जाओ, क्या फर्क पड़ता है, सही है ना। नेक्स्ट प्लीज, माय अनदर प्रोजेक्ट जो नॉइस पोल्यूशन के मुताबिक है, सेम स्कूल सेम माय प्रिंसिपल कि टीन एज के बच्चे नो हॉन्किंग मूवमेंट। ये हम देखते हैं कि मेट्रो सिटी या कोई भी सिटी में कितने सारे हॉन्किंग के अगल बगल में ऑन 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 जहीं पे भी आप देखो हॉन्किंग बजते रहते हैं। देन आई थिंक कि अगर ये बच्चे कॉलेज के बच्चे को ये फर्क नहीं पड़ने वाले, बड़े लोग को भी फर्क नहीं पड़े, लेकिन टीन एज के बच्चे हैं उसको अगर हम ये कुछ इसके लिए प्रमोट करें तो आगे जाके फ्यूचर में उन लोगों को मालूम पड़े। आई चूज 52 स्कूल्स, 52 वीक्स एंड 52,000 स्टूडेंट्स। हर हफ्ते हर फ्राइडे को अगर मॉर्निंग स्कूल रहता है सुबह 9 से 10 बजे तक और हर शाम को 4 से 5 बजे तक लोकल लैंग्वेज में, जैसे आई एम वर्किंग इन गुजरात तो गुजराती में मैंने ये जो आप पोस्टर्स देख रहे हैं ऐसे 50 पोस्टर मैंने बनवाए। जो स्कूल है उसके नजदीक का जो चौराया है जहाँ सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, सुबह 9 से 10 बजे तक बच्चे ये पोस्टर लेके आराम से खड़े रहे, कुछ बोलने का नहीं। इतनी बड़ी लाइन, आधे किलोमीटर लंबी लाइन करके उसको सिर्फ खड़े रहने का। जितने भी लोग जाते ये पढ़ते कि भाई हॉर्न क्या है, हॉन्किंग क्या है। नेक्स्ट प्लीज, उसमें हम देखते रहते हैं और सेम मूवमेंट अब देखिए इतना सारा रिस्पॉन्स मिला मुझे कि यही बच्चे जब अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जाते हैं, अगर उसके पापा या मम्मी ज्यादा हॉर्न बजाते हैं तो तुरंत उसके बच्चे बोलते हैं मम्मी रोड तो खाली है, क्यों हॉर्न बजाते हो, पापा हॉर्न की जरूरत नहीं है तो क्यों आप बजाते हो। ये जो रिजल्ट मिलता है वो बच्चे जब कॉलेज में जाएंगे या बड़े होके तो हॉर्न नहीं बजाएंगे। आप ट्रैफिक सिग्नल पे भी देख लो, सामने रेड सिग्नल है तो भी आपके पीछे वाला हॉर्न बजाता है। अरे भाई सबको जाना है, एक के बाद एक सब लोग जाने वाले, लेकिन एक मेंटालिटी हो गई है कि भाई खड़ा रहना है, हॉर्न क्यों दिया, तो हॉर्न बजाने के लिए दिया है। ट्रैफिक बहुत है, कोई हिल नहीं रहा है तो आप हॉर्न बजाओ। नो हॉन्किंग मूवमेंट तकरीबन 1-1.5 साल से कंटिन्यू ये मूवमेंट हमने चलाया और इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिला कि हमारे शुरू होने के बाद गांधीनगर, राजकोट, गांधीधाम, बड़ौदा, नागपुर, मुंबई, बहुत सारे जगह पे मेरे पोस्टर से ये शुरू हुआ। और ये भी सेल्फ इम्प्लीमेंट है, अगर आपको करना है। और सबसे बड़ी बात, ये सब प्रोजेक्ट वो सेल्फ रिलीज है, कोई बड़े फंड की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा फंड इसमें जरूरत नहीं, कोई बड़े एनजीओ की जरूरत नहीं, आप अपने खुद की तरीके से कर सकते हो। और यही प्रोजेक्ट हमको आगे न आगे बढ़ता हुआ लेता जाएगा। एक्चुअली एक्सचेंज ऑफर, काइंडली गिव 50 प्लास्टिक बैग, आई विल गिव यू 1 कॉटन बैग। ये मेरा प्रोजेक्ट तकरीबन लास्ट 1 साल से चल रहा है। आपके घर पे जो भी कूड़ा में प्लास्टिक बैग मिलते हैं, जो सैंपल बैग से कोई भी बैग है जो आप वेजिटेबल्स वाला जो आपको देता है वो प्लास्टिक बैग 50 हमें दो, मैं आपको 1 कॉटन बैग दूंगा। हर चौराहे पे देखो, इसमें भी मेरे स्काउट गाइड के बच्चे जो वानर सेना है, ये बच्चे मुझे बहुत इन्फोर्स करते हैं और इसका इंस्पिरेशन देख के मुझे भी ऐसा लगता है कि यार हम बैठ जाएंगे तो ये चलने वाला नहीं। सब चौराहे पे, स्कूल के पास ऐसे मैंने थोड़े स्टॉल भी बनाए कि वहां पे वो आके 50 बैग दे और हम उसको कॉटन बैग दे। और वो भी कॉटन बैग, उसका वेट कैरिंग कैपेसिटी अराउंड 8 to 10 kg है। बिल्कुल शर्म करने की बात नहीं है कि कॉटन बैग लेके जाके आप वेजिटेबल खरीदने जाओ या किराना वाले के पास जाओ या कोई भी प्रोविजन स्टोर में जाओ, आप लेके जाओ, एक आपका स्टेटस सिंबल है। अभी आप देखो नंबर ऑफ मॉल्स में भी धीरे धीरे प्लास्टिक बैग कम होते जा रहे और कॉटन बैग यूज होते जा रहे। एक्चुअली ये 1 साल में तकरीबन मैंने 20,000 कॉटन बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए। 20,000 कॉटन बैग मल्टीप्लाई बाय 50 प्लास्टिक बैग्स, तो वी हैव कलेक्टेड 10 lakhs प्लास्टिक बैग। ये आप एक एक गिनो ने, लेकिन ये जब आंकड़ा आपके पास आता है ना, फिर यही सोच आती है कि भाई ये प्लास्टिक बैग जो मेरे पास आता उसका क्या करने का। इतने सारे ग्रैंड सपोर्ट ऑफ द कॉर्पोरेशन BMC भावनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज गिवन मी सुपर्ब सपोर्ट।
मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपको बताऊंगा उसके साथ कैसे टाई अप करें, क्यों कोई भी लोकल एजेंसी के साथ आप एक रिलेशन बढ़ा के कितना बढ़िया काम कर सकते हो, ये हम बहुत अच्छी तरह सोच सकते हैं। एक सिंपल रिलेशन उसके साथ मेंटेन करना है। जितने भी प्लास्टिक बैग्स मेरे पास आए उसने रिसाइकल के लिए वो अपनी गाड़ी भेजते थे और अपने लेके वो रिसाइकल के लिए भेज देते थे। जो रिसाइकल नहीं हो सकता था उसको डंपिंग हम करते थे। डंपिंग भी किस में करने का, तो इको ब्रिक्स करने का। इको ब्रिक्स तो आप देखो, हमने इतने सारे सेमिनार में कितने सारे लोग ने इको ब्रिक्स की बात की, लेकिन इको ब्रिक्स में भी आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं उसकी एक सोच, छोटी सोच मैं आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में दूंगा। सी दिस इज द नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ इको ब्रिक। हम लोग घर पे जब इको ब्रिक्स बनाते अप्रोक्सीमेटली 4 लोग का फैमिली होता है, तो अगर घर में जो भी डे टू डे लाइफ में आप जो प्लास्टिक यूज करते हो वो आप इकट्ठा करोगे। इको ब्रिक्स के बारे में डिटेल क्या है कैसे, वो तो हमने पहले सेमिनार में देख लिया है, तो उसके लिए मैं डिटेल काम नहीं करूंगा। लेकिन एक इतना सारा, जब भी घर से मैं सुबह बाहर निकलता हूँ ना, तो बाहर जो रेक पिकर्स होते हैं या जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो इतना सारा कूड़ा इकट्ठा करता हूँ। मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि इतना सारा प्लास्टिक है उसमें, कितना जब भी देखो प्लास्टिक। और सौराष्ट्र इज वेरी फेमस फॉर पान एंड गुटखा, गुजरात इज फेमस, तो उसके भी रेपर्स इतने सारे आते थे। तो इसका तो कुछ करना चाहिए। चलो घर में तो हम जो प्लास्टिक निकलते वो तो बहुत कम होता है, लेकिन और हमारे जैसे अच्छे लोग तो अब प्लास्टिक भी यूज कम करते, लेकिन बाहर इसका प्लास्टिक है तो उसका क्या करें। देन आई हैव कॉन्टेक्ट आवर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर मिस्टर एम ए गांधी, ही इज आईएएस ऑफिसर, वेरी पॉजिटिव एंड पोलाइट पर्सन। मैंने ये प्रोजेक्ट उसके पास लेके गया कि सर मुझे एक नया एक ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जिसमें कॉर्पोरेशन की मुझे हेल्प चाहिए। तो बोलो डॉक्टर क्या करना है, तो इतने सारे रेक पिकर थे, तो क्यों ना हम उन लोगों को ये प्लास्टिक इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपे। ये लोग जो भी रेक पिकर थे वो अगर जो बस्ती वाले हो तो उसको जो प्लास्टिक बेचने जाते तो पर केजी उसको अप्रोक्सीमेटली 3 रुपीज और 3.5 रुपीज मिलते थे। देन आई हैव गिवन द प्रपोजल टू कॉर्पोरेशन कि सर आप इतना सारा जो पगार जो रेंट वगैरह यूज करते, क्यों ना रेक पिकर्स के पास से प्लास्टिक हम ही लोग यूज करें, हम लोग ही खरीद ले, कॉर्पोरेशन ही खरीद ले। तो उसको आइडिया अच्छा लगा। देन वी हैव स्टार्टेड इको ब्रिक्स प्रोजेक्ट। हमने ऐसा एक सोच किया कि जो भी रेक पिकर हमको 3 बोतल 1-1 लीटर से या उसके ज्यादा 3 बोतल में पूरा प्लास्टिक बिना गीला, जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक जो प्लास्टिक भर के हमको बोतल देगा देंगे उसको हम 10 रुपीज देंगे। तो सोचो अगर वो बाहर बेचने जाते तो पर केजी उसको 3 रुपीज मिलते थे, और वो कॉर्पोरेशन के पास बेचने आया तो पर केजी उसको 10 रुपीज मिलने लगे। इट्स ए ह्यूज अमाउंट। तो सबसे बढ़िया हमको क्या लगा कि सुबह जब भी वो साफ करते थे तो जब भी वो कूड़ा इकट्ठा करते थे तो कूड़ा इकट्ठा करने के बाद सारा प्लास्टिक उसमें से निकाल लेते। जो भी कूड़ादानी थे उसमें से प्लास्टिक निकालते अपने साथ, वो अपने घर ले जाते, घर में जाके वो डंप करते, प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह में डंप करते। और दोपहर के बाद जो भी हमारे कलेक्शन सेंटर थे उसमें जाके वो वहां पे डिपॉजिट करते थे। तो उसको पर 3 बोतल वी आर पेइंग 10 रुपीज। तो एक ब्रिज बने, कनेक्टिविटी बने। हम लोग कॉर्पोरेशन या कोई भी काम करते हैं उसके साथ कनेक्ट बनो। कोई नया प्रोजेक्ट करके अपने आप लड़ने से वजह जो प्रोजेक्ट चलता है उसमें आप हम कैसे मोटिवेट करें, किसके साथ ब्रिज बने, दैट इज द कनेक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पिछले 3 महीने में तकरीबन हम लोगों ने 40,000 इको ब्रिक्स इकट्ठा किया। नेक्स्ट प्लीज। 40,000 eco bricks we have collected, or in this 40,000 eco bricks we have collected more than 18 tons of plastic, 18,000 किलो प्लास्टिक। और उसका हमने क्या किया, तो यहाँ पे भावनगर कॉर्पोरेशन ने इसके लिए हमने स्पेशल लैंड हमको प्रोवाइड किया कि डॉक्टर आप एक बढ़िया सा इधर पार्क, मैंने पार्क बनाने की सोची। और आप जो ये फोटोग्राफ से देख रहे हो तकरीबन 500 मीटर बड़ा एक हमने टोटली पार्क बनाया, इको ब्रिक पार्क। बहुत सारे बाहर से ये लोग नेक्स्ट लिस्ट ये ट्रैक देखने को आते हैं, पूरा इको ब्रिक पार्क। और उसके बाद नंबर ऑफ एनजीओ, दूसरे इनरव्हील क्लब्स, रोटरी क्लब, ये उसके साथ कनेक्ट होते गए। ये हम जो भी काम करते हैं वो कहीं ना कहीं ये देखते, माननीय रूपाणी जी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, उसके बाद ये बात पहुंची और मेरे सब सारे प्रोजेक्ट उसको इतने पसंद आए कि उसने एक बढ़िया सा लेटर भी भेजा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट अपने आप से शुरू करो। कोई बड़ा एनजीओ या बड़े कोई फुल शेयर फोर्स से करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप से जो काम करोगे अपने आप धीरे 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 आगे आगे आप बढ़ते जाओगे, कारवा जुटता जाएगा, लोग अपने आप जुड़ते जाएंगे और यू कैन इमेजिन इट लाइक एनीथिंग। सो थैंक यू वेरी मच एवरी। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद तेजस दोषी जी। आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही मोटिवेशनल था और इसमें जो भी बातें आप लेके आए हैं, जैसे वो
बहुत सिंपल स्टेप है हमारा कि हम किस तरह से पेन जैसी छोटी सी चीज को हम लोगों तक पहुंचाएं और जरूरतमंद लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। नो हॉकिंग मूवमेंट, क्योंकि हम लोग पॉल्यूशन को कई लेवल पे असेस करते हैं, और किस तरह से आपने एक नो हॉकिंग मूवमेंट चला के बच्चों से एक तरह से कह लीजिए कि फैमिली लेवल पे जागृति लाने का जो कार्यक्रम किया, वो एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसको मेरे ख्याल से हम सभी लोगों को रेप्लिकेट करना चाहिए और आगे लेके जाना चाहिए। एक्सचेंज ऑफर जो आपने बताया, कॉटन और प्लास्टिक के एक्सचेंज में जो आपने इनिशिएटिव किया, ये बहुत सिंपल से कदम है मेरे ख्याल से, जो हम अपने अराउंड सोसाइटी में करके लोगों के बीच में एक सेंसिटाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं, और लोगों में बहुत ही छोटे से परिवर्तन से जो उनका एक कह लीजिए कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम एक सही अंजाम दे सकते हैं। इको ब्रिक्स नो डाउट आप ने बताया, क्योंकि हमारे पिछले कुछ जो स्पीकर्स थे उन्होंने उसके बारे में बताया कि इनिशिएटिव किस तरह से कई अरसे से काम कर रहा है, और आपका जो एक बहुत अच्छा थॉट है कि हम इसको एक गार्डन के रूप में लोगों के बीच में लाएं, ताकि लोगों को ये पता लग सके कि इस छोटे से कदम से हम किस तरह के बड़े और खूबसूरत से लैंडस्केप भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कह लीजिए बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट सिचुएशन है। अब इस बात को थोड़ा आगे ले जाने के लिए हम इसके कुछ और भी जो हमारे एरियाज हैं जहाँ पे पॉल्यूशन की समस्या है, उनको एड्रेस करने के लिए हम डॉक्टर अनिल मेहता जी को अभी चाहेंगे कि वो हम लोग के साथ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अनिल मेहता जी हमारे बीच हैं, और मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब राजस्थान के उदयपुर में इंजीनियरिंग के प्राचार्य के तौर पर विद्यार्थी काल से ही पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में संलग्न रहे हैं। विगत 27 वर्षों से जल, झील, नदी, पहाड़ संरक्षण व दूषित जल उपचार पर सक्रिय हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप व इंटरनेशनल लेक एनवायरनमेंट कमेटी फाउंडेशन से संबद्ध हैं तथा ग्रामीण समुदाय की सहभागिता से भूजल संवर्धन व संरक्षण की मारवी योजना टीम के भी सदस्य हैं, जिसके आधार वह अनुभव से अटल भूजल योजना बनी है। वे कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ जल पर महत्वपूर्ण शोधों में सम्मिलित हैं, और अभी डेनमार्क सरकार की सहायता से एक रिवर बेसिन में जल प्रबंधन की शोध परियोजना पर कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर मेहता, आपका स्वागत है, और हम लोग बहुत ही ऑब्लाइज्ड हैं कि आप जो है इतना ज्ञान और इतनी दुनिया के जल की समस्याओं को देखते हुए आप हमें एक बेहतर इंसाइट दे पाएंगे जो भी हमारे परिवेश में चल रहा है। तो प्लीज आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हाँ, नमस्ते जी। पहले तो तेजस भाई को सैल्यूट कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि मैं भी देख रहा था कि 80,000 किलो प्लास्टिक को आपने 500, उसमें भी जगह बचेगी, 500 यार्ड में पार्क बना रहे हैं। तो वो डॉक्टर है, मैं उनके क्षेत्र में दखल कर रहा हूँ कि आखिर हमें प्लास्टिक के ऊपर काम क्यों करना है। तो वो देखते देखते मुझे समझ में आया कि ये जरूर बात करना चाहिए कि आखिर प्लास्टिक का जो हमें पता है मोटे तौर पे कि भाई प्लास्टिक जो है वो नालियों को रोक देता है, प्लास्टिक से ये गड़बड़ी होती है, वो गड़बड़ी होती है, लेकिन प्लास्टिक से बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती है। और मैं जहाँ पे भी बातचीत करता हूँ तो इन गड़बड़ियों के बारे में जरूर बताता हूँ। तो मैं थोड़ी सी जो बात प्लास्टिक की है वो क्योंकि डॉक्टर साहब ने उसको इतना अच्छा काम किया है, और पूर्वी जी, नीलिमा जी, आप लोग जो हैं वो भी आप काफ़ी इसमें अच्छा काम कर रहे हैं प्लास्टिक के इरेडिकेशन के लिए। एक तो महत्वपूर्ण बात आप ये समझिए, जो डॉक्टर साहब ने भी कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में प्लास्टिक को और इतने सारे क्वांटिटी में निकालें, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो कितने सारे प्लास्टिक के बैग्स को उन्होंने छोटी सी जगह में सीमित कर दिया। मतलब आप ये समझिए कि 2 महीने का जो प्लास्टिक आपके घर में आता है वो अगर फैलता तो शायद 500-700 स्क्वायर फीट में फैलता, उसको उन्होंने एक 0.7 स्क्वायर फीट की बोतल में पैक कर दिया उसको। और पैक करने से क्या फ़ायदा हुआ? पैक करने से फ़ायदा हुआ कि अगर ये प्लास्टिक बाहर फैलता तो सबसे बड़ी बात है कि जो सूरज की गर्मी होती है, उस गर्मी से इसका फोटो डिग्रेडेशन होता है, उससे जो गैसेज निकलती है वो जानलेवा गैसेज। उसका जो प्लास्टिक लीच होता है, देखिए जब पॉलीथीन जब बनाते हैं ना तो उसके हम तो अच्छा बनाना चाहते हैं उसको, तो उसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी होनी चाहिए। वो जैसा डॉक्टर साहब कहते हैं कि इतना सारा भार उठा सके, ऐसी क्षमता भी वो लोग पॉलीथीन में डालते हैं, कलर भी डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। ये सारे जो केमिकल्स हैं, मैं भी कर रहा हूँ कि मैं डॉक्टर साहब के उस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम पे और हमारी प्रोडक्टिविटी पे
हमारी फर्टिलिटी पे, जो मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम कह रहा हूँ, उस पर बहुत बुरा असर डालते हैं। तो इसीलिए आप देखिए डॉक्टर साहब उसकी तस्दीक कर सकते हैं कि हमारे देश में इनफर्टिलिटी के क्लिनिक खुलते जा रहे हैं, हमारे देश में लोगों को थायराइड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पे तरह तरह के कैंसर बढ़ रहे हैं, हाइपर एक्टिविटीज, जो बच्चे बहुत ज़्यादा वॉलेंट हो रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल बच्चों को तकलीफ हो रही है, बड़ों को तकलीफ हो रही है, कई तरह के कैंसर हो रहे हैं। क्योंकि ये जो प्लास्टिक जब बाहर जब फैलता है ना सड़क पे या नालों में, नदियों में, मैदान में, तो ये कई बार छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो आपको शायद ये आश्चर्य हो जब आपने इकोब्रिक का सुना होगा, तो ये जो प्लास्टिक के कण हैं हम रोजाना खा रहे हैं, बड़ी मात्रा में खा रहे हैं, शायद 8-10 ग्राम खा जाते होंगे महीने भर में। और इसलिए माँ का जो दूध है उसके अंदर भी ये पॉलीथीन प्लास्टिक निकल के आ रहा है। तो देखिए हम जेनेटिकली अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम अपनी पीढ़ी को तो खराब कर ही रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को भी खराब करेंगे। और ऐसे लोग जो बीमार हो और गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो और जो आगे अपनी संतति नहीं चला सके, ऐसे समाज हम कैसा देश बनाएंगे। तो इसलिए मैं ये जो डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हमें प्लास्टिक और पॉलीथीन के पोल्यूशन के ऊपर अपने घर से शुरुआत करना। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जिसको मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि कोई बड़ी प्लान, बड़ी योजना करने की जरूरत नहीं है। अपने घर में जितना प्लास्टिक आता है उसका, जैसे उन्होंने बताया, इकोब्रिक बनाएंगे। और अगर इकोब्रिक को भी अगर आप आगे भेजें तो इसके, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, बहुत सारे उपयोग है। हम उसको रोड कंस्ट्रक्शन में काम में ले सकते हैं, हम उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे अच्छे तरह के तरीके जिनसे हम कर सकते हैं। लेकिन हमें जो अपने घर के स्तर पे करना है वो ये करना है कि मेरे घर से किसी तरह का पॉलीथीन मेरे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, और जब जाएगा तो उसको मैं सिमटा के, इस पॉलीथीन के दैत्य को, इस पॉलीथीन के दानों को एक बोतल में बंद करके फिर मेरे यहाँ से निकालूंगा, तो फैलेगा नहीं। वरना तो देखिए जब जमीन में जब जाता है ना, तो जमीन का जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है, जो मिट्टी का अंदर का स्ट्रक्चर होता है, वो पूरे स्ट्रक्चर को तहस नहस कर देता है पॉलीथीन। पानी में जाएगा तो जो केमिकल्स उसके अंदर रिलीज होंगे, मैंने बीमारियों के नाम आपको ले लिया, पड़ा रहेगा तो हवा में ऐसी गैसेस फैलाएगा जो न्यूरोटॉक्सिक है, जो बहुत विषैली है। तो पहली बात से तो मैं शुरुआत करता हूँ कि जो डॉक्टर तेजस ने कहा कि हम अपने से शुरुआत करें। और शायद मुझे लगता है कि जिस सस्टेनेबिलिटी और स्वावलंबन की हम बात कर रहे हैं, वो पर्यावरण संरक्षण के ऐसे छोटे छोटे उपायों से हम सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसी बात के साथ मैं बहुत कम स्लाइड्स में कुछ बचाने की आपको कोशिश करता हूँ। एक बात तो ये कि ये आखिर आपका जो जिस ऑर्गेनाइजेशन पर हम बात कर रहे हैं, स्वावलंबन और फिर पर्यावरण संरक्षण, तो देखिए अगर पर्यावरण संरक्षण होता है तो हमारा स्वावलंबन अपने आप आना है। इस बात को आप समझ रहे हैं। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते हैं, हम कूड़े का उपचार करते हैं, हर चीज़ का, गंदी चीज़ का, जो डॉक्टर साहब ने कहा, रिसाइकल यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरी हमारे धरती को, भारत माता की धरती को या विश्व की धरती को गंदगी से मुक्त करते हैं। और जब गंदगी से मुक्त करते हैं तो पूरे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एक आंकड़ा कहता है कि अगर हम स्वच्छता ठीक से कर लें, हम पानी को साफ रख लें, हम धरती को साफ रख लें, पॉलीथीन को बाहर नहीं जाने दें, कूड़े कचरे को इधर नहीं जाने दें, तो देश की जीडीपी, जो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, वो 6% से और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब उसमें आप जितना आज उसमें +6 कर दीजिए। तो इसका होना मतलब अच्छा प्रोडक्शन होना, अच्छे लोगों को रोजगार मिलना, अच्छे लोगों का स्वास्थ्य होना। तो सेल्फ रिलायंस के लिए पर्यावरण संरक्षण का होना, सेल्फ रिलायंस के लिए इकोलॉजिकल कंजर्वेशन का होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं एक परिभाषा है, उसको मैंने थोड़ा ट्वीट किया है कि हम इस तरह से काम करें कि हमारे पानी, हमारी धरती, हमारे आसपास का पूरा पर्यावरण, इसका जो पूरी जो जिसको बोलते हैं हम सामाजिक आर्थिक प्रगति पूरी तरह से हो सके। और उसके साथ होते होते हम ये ध्यान रखें किसी भी तरह से जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है उसको नुकसान नहीं होगा, आज भी नहीं, आने वाले भविष्य के लिए नहीं। और जो फायदा होगा समाज को इससे, वो समाज के सब वर्ग के पास बराबर जाए, ताकि हम पूरे एक साथ विकसित हो। मतलब एक बड़ा महल और उसके पास अगर झुग्गी झोपड़ियाँ है, तो आप मान लीजिए कि जो महल के अंदर जो लोग रहे हैं उनकी स्थिति झुग्गी झोपड़ी से भी बदतर है। इसलिए सेल्फ रिलायंस का, स्वावलंबन का, सस्टेनेबिलिटी का बहुत संबंध है पर्यावरण के इन कार्यों से। और जैसा डॉक्टर तेजस ने बताया, इसके लिए हमारे अपने प्रयास बहुत जरूरी है। अब ये बात करते हैं जो हम अपनी पर्यावरण संरक्षण गतिविधि में भी करते हैं, उसी को मैं यहाँ पे फिर से दोहराऊंगा कि एक तरीका है, एक प्रोसेस है इस सब काम को करने का, जो डॉक्टर तेजस ने भी बताया। कि एक तो हम आप जिस तरह से भी बात कर रहे हैं, डॉक्टर तेजस ने कहा, आशीष जी भी कहेंगे, नीलिमा जी, पूर्वी जी, और जितने भी लोग हैं, कीर्ति जी से भी काम कर रहे हैं, हम एक दूसरे से बातचीत करें। और बातचीत करने के लिए कोई फॉर्मेट नहीं चाहिए। हम दोस्त से बात करते हैं, घर पर रिश्तेदार आते हैं उनसे बात करते हैं, अपने दफ्तर में बात करते हैं, हम बाहर दूध लेने गए वहाँ पे बात करेंगे, सब्जी लेने गए वहाँ बात करेंगे। ये जो बात की प्रक्रिया है, संवाद की प्रक्रिया है, ये हम करते जाएं। और जब करते जाएंगे तो अपने आप लोगों को लगेगा कि नहीं, हमारा भी एक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हमारी भी एक सहभागिता होनी चाहिए, है ना। तो इसमें यहाँ पे एक बात फिर से मैं जोड़ रहा हूँ कि जिसको बोलते हैं एक्ट लोकल चेंज ग्लोबल। देखिए अभी तो कुछ दिन पहले इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का रिपोर्ट आया, उन्होंने कहा कि अब समय नहीं बचा है, टेम्परेचर इतना तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या करें। अब सब जगह जो ये क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम आई है पूरे विश्व में, वो कोई एक जगह से थोड़ी उभरी है। हम भी अपने यहाँ पे सब गंदगी कर रहे हैं, कूड़ा कचरा कर रहे हैं,
बिजली को बेतहाशा जला रहे हैं, तरह तरह के साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है। हम अपने स्तर पर जब कर लेंगे, मैं अपने स्तर पर जब काम करूंगा तो पूरे विश्व में बदलेगा। तो इसलिए हम कहते हैं इसको एक्ट लोकल चेंज करो। मैं अपने स्तर पे, मेरे कमरे में, मेरे घर में, मेरे दफ्तर में जब प्रयास करता हूँ पर्यावरण के लिए, जैसे डॉक्टर तेजस ने कहा और आप लोग सुनते रहे हैं, मैं पूरे विश्व के पर्यावरण को बदलूंगा। बिकॉज द वर्ल्ड क्लाइमेट इज एग्रीगेशन ऑफ आवर लोकल माइक्रो क्लाइमेट्स, है ना, उनसे मिलकर काम करेंगे। तो ये हमारा तरीका और इसको अभियान बनाना चाहिए। जितने लोग, जैसे उन्होंने कहा वानर सेना, जितने लोग जुड़ेंगे, पुरुष जुड़े, महिलाएं जुड़े, आगे बढ़े, वो अपने अपने घर पे काम करें, हम सब करते जाएं। इसीलिए हम अपनी जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि इसमें काम करते हैं, हम कहते हैं कि हम अपने पर्सनल लेवल पे शुरू करेंगे, फिर हम अपने जहाँ काम करते हैं वाले जाएंगे, फिर जनता को साथ लेके एक बड़ा अभियान बनाएंगे, जैसे उन्होंने अभी आपको इकोब्रिक अभियान के बारे में बताया। और इसीलिए मैं फिर से थोड़ा इसका सैद्धांतिक पक्ष की बात कर रहा हूँ कि ये जो सेल्फ रिलायंस है, मैं स्वावलंबन शब्द से बड़ा प्रभावित होता हूँ, क्योंकि हमने अपने आसपास के क्षेत्रों में एक जल स्वावलंबन परियोजना बनाई थी। परियोजना क्या थी? लोगों का मूवमेंट था कि मैं अपने पानी को संभालूंगा, अपने गांव के पानी को संभालूंगा, और जब मैं ऐसा कर लेता हूँ तो मुझे पूरे गांव में स्वावलंबन आ जाएगा, सामाजिक आर्थिक प्रगति होगी। तो इसके 10 आर क्या है? पहला आर जो मैं सबसे ज्यादा कहता हूँ, पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति, पानी के प्रति, मिट्टी के प्रति, चिड़िया के प्रति, चींटी के प्रति, मछली के प्रति, मेंढक के प्रति, मगरमच्छ के प्रति, सबके प्रति एक सम्मान का भाव, को एग्जिस्टेंस का भाव, जो हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत गहराई से कहा गया है ना। हम ये नहीं कहते कि हम सुप्रीम है और हमसे सब लोग, हम जो बोलते हैं ना कि होमोसेपियंस, हम सबसे ऊपर बैठे इंसान, हम सबसे ताकतवर हैं, हम सब नीचे, ऐसा नहीं, सब बराबर है। ये रेस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति भी, और ये रेस्पेक्ट पूरे पर्यावरण के सभी घटकों के लिए, हर जीव जंतुओं के लिए और अजैविक चीजों के लिए भी, पत्थर के लिए भी। तो एक तो मैं ये बात कहता हूँ कि ये जो जिसको मैं 10 आर ऑफ सेल्फ रिलायंस कहता हूँ, वो ये है कि हम रेस्पेक्ट करें। हम जो डॉक्टर तेजस ने कहा, रिफ्यूज, हम गंदगी डालना छोड़े, गंदगी करना कम करें। रिड्यूस, मैंने अच्छे से बताया, रीयूज करें, रिसाइकिल करें, रिचार्ज करें। और रिचार्ज करने का मेरा मतलब ये है सिर्फ पानी रिचार्ज नहीं, जहाँ जहाँ इस प्रकृति को फिर से उसके, जैसे अभी कोरोना ने, बड़ी गंभीर बीमारी थी, लेकिन कोरोना एक तरह से पूरी अर्थ को रिचार्ज कर दिया, रिजुनेट कर दिया। रिकवर करें, जैसे उन्होंने कहा कि मैं रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ, हम रिकवर करें, कचरे में से कुछ निकालें, गंदे पानी का भी छोटा सा उपचार करें। और गंदे पानी का उपचार तो बड़ा आसान है, मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, समय कम है फिर भी कोशिश करूंगा। रिटेन करें, रिटेन करने का मतलब ये है इस हरीतिमा को रिटेन करें, जमीन में जो स्तर तक पानी बना उस पानी को रिटेन करें, हम रिजुनेट करें इस पूरे अर्थ को। ये हमारा अगर एक ढांचा रहा काम करने का, और ये ढांचा हमारे व्यक्तिगत जीवन की संस्कृति बना, हमारा व्यवहार बना, हमारे एटीट्यूड बना, हमारी डेली लाइफ स्किल्स में आ गया, हमारे जीवन में आ गया, तो ये पूरी प्रकृति अच्छी बनेगी, जिसे हम कहते हैं स्वावलंबन। यही ताना बाना है स्वावलंबन लाने का, कि हम सब मिलकर काम करें। और एक बात और जो मैं ये भी कहता हूँ कि एक स्वावलंबी गांव कैसे बनेगा, आपने अपने उसमें लिखा है कि स्वावलंबी गांव और शहर कैसे बनेगा, जहाँ पर, मैं इसको कई बार डिफाइन करता हूँ स्मार्ट को, जहाँ पे सेफ वाटर होगा, लोगों को साफ पीने का पानी मिलेगा, जहाँ गंदगी नहीं होगी, जहाँ पे टोपोग्राफी मेंटेन होगी, पहाड़ी मेंटेन होगी, पहाड़ मेंटेन होगा, वृक्ष मेंटेन होंगे, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होगी, जहाँ एक्वीफर रिचार्ज होता हो, जमीन में पानी जाता हो। आपके गुजरात में जहाँ से तेजस भाई आते हैं, वहाँ पे भुज में हमने काफ़ी इस बारे में काम किया है। हमारे नदी, तालाब, पोखर, पौंड, उनको हम बचा के रखें, उनमें गंदगी नहीं करें, उनकी सीमाओं को बचा के रखें, उसकी मछली को बचा के रखें। और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, ये हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारा ट्रेडिशन है, इसको हम करके इस थोड़े से मैं सैद्धांतिक ढांचे के बाद जो पानी पर मुख्यतः मैं काम करता हूँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि लोकल सस्टेनेबिलिटी से ही हम ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ला सकते हैं ना। तो ये मैं एक सबसे बड़ी बात हमेशा कहता हूँ, सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें झूठा डालना छोड़ना चाहिए, ये मैं हमेशा कहता हूँ बात। देखिए, एक इस स्लाइड को मैं कई बार दिखाता हूँ कि हर चीज़ के बनने में पानी लगता है। 1 किलो गेहूँ जब उगाते हैं आप, तो 1200 से 1600 लीटर पानी लगता है, मतलब एक रोटी 40 लीटर में बनती है, तो उसमें पानी का हो चुका होता है। ये चीजें आप देखिए, मैं इनको बोल नहीं रहा हूँ आंकड़ों को, मतलब एक पे तो आपने 35 लीटर वेस्ट किया। अगर हम फूड को वेस्ट करना, घर में झूठा डालना, ये कम कर दें। देखिए, भारतीयों के लिए एक फिगर अभी आया कि हम 70 किलो औसतन, कहीं ज़्यादा भी होता होगा किसी घर में, हम एक भारतीय झूठा डाल देते हैं। कितने लोग हैं उनको भोजन नहीं मिलता है ना। और जब हम झूठा डाल रहे हैं, मतलब हमको नया, उसकी पूर्ति के लिए नया खाना बनाना, नया अन्न पैदा करना। नया अन्न पैदा करना मतलब धरती पर ज़्यादा दबाव, पेस्टिसाइड्स का दबाव, हर्बिसाइड्स का दबाव, पानी के ऊपर दबाव, सस्टेनेबिलिटी गई, स्वावलंबन गया। तो पहली बात जो मैं सबसे कहता हूँ, हमें अगर अपने स्तर पर शुरू करना, हम नेचर का कंजर्वेशन करना चाहते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट झूठा डालना चाहिए। अन्न बचेगा, जल बचेगा, धरती बचेगी, प्रकृति बचेगी। तो ये आप चार्ट आपके सामने देख रहे हैं, इसको देख लीजिए और फिर अपने घर पे अनुसंधान कीजिए। आज मैंने इतना छोड़ा, 1 कटोरी चावल छोड़ा, आधी कटोरी दाल छोड़ी, ये छोड़ा, वो छोड़ा, समोसा खाया आधा छोड़ दिया, वड़ा पाव खाया थोड़ा छोड़ दिया, कितना वेस्ट करते हैं। और इस शुरुआत के करने के लिए
ना नगर निगम चाहिए, ना राजस्थान सरकार चाहिए, ना गुजरात सरकार चाहिए, ना कर्नाटक सरकार चाहिए, ना भारत की सरकार चाहिए, ना यूएनओ चाहिए, हमसे शुरुआत। ये प्रण मैं चाहता हूँ कि आज पता नहीं कितने लोग सुन रहे हैं, लेकिन आपको मेरे साथ आज ये संकल्प लेना है, इस प्रकृति को बचाने के लिए, और जिन लोगों को भोजन नहीं मिलता उन लोगों को भोजन पहुंचाने के लिए मैं आज जूठे डालूंगा। और जूठे डालने की बात के साथ ये मैंने कुछ और लाइनें भी लिखी है और आपको शायद मेरे पीछे भी लिख रहा है, मैं हमेशा लिख के रखता हूँ, जो गांधी जी ने कहा था, सामान्य जीवन हम जी सकते हैं। क्यों ये मैं इसलिए लिखा, देखिए डिओडोरेंट्स, डिओ लगाते हैं, वॉश हो जाता है, पानी को खराब करता है, थायराइड की प्रॉब्लम, एंडोक्राइन ग्लैंड की प्रॉब्लम, ट्राइक्लोसेन, तरह तरह के अपन साबुन शैम्पू काम में ले रहे हैं, शरीर को प्रॉब्लम, प्रकृति को प्रॉब्लम, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स काम में ले रहे हैं, प्रकृति को थोड़ा सा साधारण हो सकते हैं ना, थोड़ी सी अपने आप को प्रकृति के पास रखेंगे, हम सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इतनी सारी दवाइयाँ, डॉक्टर तेजस है, हमने हमारे यहाँ पे एक नदी के अंदर दवाइयाँ निकाली, आप आश्चर्य करेंगे, मैं उसमें 40 दवाइयाँ निकाली, इसमें फीमेल हार्मोन से रिलेटेड दवाइयाँ, मेल हार्मोन से रिलेटेड दवाइयाँ। और कई बार मजाक में कहता हूँ कि भाई फीमेल हार्मोन पानी के अंदर है, मैं क्यों पीऊँ उसको, ये तो मैंने मजाक के लिए कहा आपसे, लेकिन इतना सारा हमारे पानी के अंदर एंटीबायोटिक्स गया हुआ है, एंटी डिप्रेसेंट्स गए हुए हैं, अवसाद की दवाइयाँ, हार्ट की दवाइयाँ, दर्द निवारक दवाइयाँ, और आप समझिए वो फूड चेन में वापस से आता है। जितना हम अपने आप को अपनी बीपीए लिखा मैंने, बिस्फेनोल ए, ये जिसके लिए डॉक्टर तेजस बात करते हैं, पॉलीथीन में होता है ये, और ये आपको पूरा ये जब इन सब चीज़ों का कॉकटेल जब आपके शरीर में जाता है ना, तो आपके नेचुरल हार्मोन सिस्टम से मिमिक करता है और आपके पूरे शरीर को बिगाड़ देता है। आपका शरीर मतलब फिर आगे सोचिए, आप पूरा प्रकृति का शरीर भी बिगड़ता है। तो ये एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 2 छोटी सी बातें आपसे और करूँगा। कुछ काम हम कर सकते हैं, जो हम घर में पानी का वेस्टेज है, देखिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है ना, हमारे शरीर के अंदर 80% पानी है, और कुछ कुछ अंगों में तो डॉक्टर तेजस बताएंगे 90% ज़्यादा पानी है। शरीर का पानी गया, डॉक्टर तेजस के पास जाना पड़ता, वो अपने को फिर से ट्रिप लगाते हैं, हमको रिहाइड्रेट करते हैं, या फिर कहते हैं ORS पीजिए। अरे भाई, जब हमारे शरीर का जब पानी खत्म होता है और हम खत्म हो जाते, तो धरती का पानी, धरती के पेट का पानी खत्म होगा तो धरती खत्म नहीं होगी क्या? इसलिए पानी को बचाना है। आप अपने घर में 10 लीटर पानी बचाते हैं तो आप किसी कुएं का पानी बचा रहे हैं, धरती के पेट का पानी बचा रहे हैं, आप तालाब का पानी बचा रहे हैं, पूरी प्रकृति का पानी बचा रहे हैं। तो ये मिस्ट लगाना, ये हम अपनी पर्यावरण संरक्षण गतिविधि में बार बार कहते हैं, ये आप मेरे हाथ में देखिए, ये मिस्ट है, लगा दीजिए नल के ऊपर, आपको पानी उतना ही आता हुआ नजर आएगा, लेकिन इससे 60 to 80% ये कम है। मतलब अगर आप 500 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं तो 300 लीटर आपने बचा लिया, तो साल भर में कितना बचाया? आप बचा रहे हैं एक बूंद, प्रकृति का बन रहा है, बच रहा है बहुत सारी बूंदे, प्रकृति का, विश्व का जल बच रहा है। विश्व का जल बच रहा है मतलब विश्व के जन बच रहे हैं ना, जानवर बच रहे हैं, जंगल बच रहे हैं और जमीन बच रही है। ये शुरुआत हम करें। एक और बात, ये मैं हमेशा करता हूँ, कोई नई बात नहीं, लेकिन देखिए हम सब बातें बार बार करते हैं, लेकिन हमारे व्यवहार में आना अब शुरू नहीं हुआ। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जो आप आज हमसे बात कर रहे हैं, इसको उपदेश मत समझिएगा, मैं सिर्फ अपनी सलाह दे रहा हूँ, विनम्रता से सलाह दे रहा हूँ। पानी का थोड़ा सा कम खर्च है ना, RO का पानी निकलता है, उसको हमको इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। RO 20 लीटर के, तो अगर पानी करें तो 3 गुना पानी निकल रहा है, जो इस्तेमाल कर सकते हैं, बगीचे में डाल सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, घर की सफाई कर सकते हैं। आप साल भर में 22,000 लीटर पानी बचाते हैं। अगर आप AC का पानी का यूज कर रहे हैं, फिर से AC से जो निकलता है, आप साल भर का 4,000 लीटर पानी बचा रहे हैं। और जूठा डालना छोड़िए, मैंने आपसे कहा ना, अगर आप जूठा डालना छोड़ते हैं तो साल भर में आप 70,000 से 1,00,000 लीटर पानी बचाते हैं, क्योंकि अन्न के उपजने में पानी लगता है। और एक लास्ट बात, पानी पीते हैं, हमारे घर पे मेहमान आते हैं, थोड़ा सा पानी पिया, छोड़ा, जूठा करने वाले थोड़ा पीते हैं, छोड़ देते हैं, इसको भी कभी निकालिए। अपनी टोटी से जो पानी लिक करके गिरता है, कभी एक दिन उसको इकट्ठा कीजिए किसी जार में, उसको नाप के देखिए, कितना सारा पानी वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए पानी को, मैं पानी के लिए कहते हैं, पानी को कोई उपजा नहीं सकता, मैं पानी को उपजा सकता हूँ। उसको कहते हैं मनी सेव्ड इज मनी अर्न, वाटर सेव्ड इज वाटर अर्न, वाटर जनरेटेड। तो आज से आप और हम सभी लोग मिलकर पानी के उत्पादक बनेंगे, पानी को प्रकृति में पानी पहुंचाने के लिए भागीरथ बनेंगे। और ये जब पानी पहुंचाने की, और देखिए ये छोटे छोटे प्रयास, मेरे घर में बचा रहा हूँ, मेरा मोहल्ला बचा रहा है, मेरा पड़ोसी बचा रहा है, मेरा दोस्त बचा रहा है, इस पूरी दुनिया में पानी की समस्या, सीवरेज की समस्या, सैनिटेशन की समस्या सब खत्म। ये मैं आपसे आग्रह करूंगा। ये तो खैर मैंने आपको चित्र आपके दिखाने के लिए बताया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हम बार बार बात करते हैं। मेरा छोटा सा घर है, मेरा हो सकता है बहुत कम बरसात होती है, हिंदुस्तान का एवरेज रेनफॉल 700 मिलीमीटर है, मेरे यहाँ पे मान लीजिए 300 मिलीमीटर ही होता है, तो भी मैं अपनी छोटी सी छत से, मेरा घर अगर मान लीजिए आप कोई 2000 वर्ग फीट का 200 स्क्वायर मीटर का घर है, छत है मेरी, मैं साल भर में 50,000 लीटर पानी बचा सकता हूँ। अगर आप इन सबको जोड़ें, अभी आप एक व्यक्ति, एक परिवार लाखों लीटर पानी बचा सकता है, बड़ी मात्रा में अन्न को बचा सकता है, बड़ी मात्रा में पॉलीथीन प्लास्टिक को अपने घर से जाना बचा सकता है, और शायद नीलिमा जी पूर्वी जी आपको बता सकते हैं कि अपने घर में जो दूसरा कचरा है उसकी भी हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, और मैं फिर से आप सभी से ये बहुत अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि एक एग्जाम्पल तो डॉक्टर तेजस ने आपने दिया कि उन्होंने छोटे से अपने प्रयास से इतनी बड़ी मात्रा में, वो जस्ट अमेज्ड, आई मीन
सरप्राइज टू सी, चमत्कार था मैं कि इतनी भारी मात्रा में उन्होंने रिफिल को, पेन को वो लेक्स में बता रहे थे। ये प्रयास डॉक्टर तेजस कर सकते हैं, ये प्रयास हम भी कर सकते हैं। हम अपना घर, अपना मोहल्ला, अपने व्यक्तिगत प्रयास, इन सब से पर्यावरण को बचाएं। पर्यावरण का बचना सस्टेनेबिलिटी को लाना है, और इसी से हम स्वावलंबी हैं, पूरे समाज को स्वावलंबी बनाएंगे, पूरे समाज की प्रगति होगी। मुझे लगता है इस समय को देखते हुए अगर मैं ज़्यादा बोल गया हूं तो मुझे आप माफ करें। हाँ, लेकिन कुछ प्रश्न होंगे जरूर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ रतन मणि लाल जी हमारे साथ आ गए हैं, तो मैं चाहूंगा वो इस वार्ता को फर्दर आगे ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी और कीर्ति जी। मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि प्रोग्राम की शुरुआत में मैं किसी वजह से नहीं उपलब्ध हो पाया, लेकिन मैंने सुना कि डॉक्टर तेजस और डॉक्टर अनिल ने जो बातें कही वो कितनी उपयोगी और कितनी सार्थक हैं, और ऐसी बातें हैं जो की जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि उन बातों को करना संभव ना हो। तो डॉक्टर तेजस, मुझे बहुत खुशी है कि आपका इनिशिएटिव आज एक जगह से शुरू होकर इतने शहरों तक फैल चुका है, और आप एक मेडिकल डॉक्टर होने के बाद भी आप इतने सारे इनिशिएटिव्स को एक साथ चला रहे हैं। तो एक सवाल आपके लिए है कि क्या इस तरह के मेडिकल गाइडेंस की बातें जब आप लोगों को बताते हैं तो ऐसा नहीं होता कि लोग आपसे ही मदद की अपेक्षा करने लगते हैं? और आपके साथ अगर ऐसा हुआ तो आप क्या ऐसा कुछ गाइड करेंगे कि वो सभी लोग जो गाइडेंस चलाने के लिए कोई प्रोग्राम चलाते हैं, उनसे उनकी इंडिविजुअल के तौर पे जो अपेक्षा होती है उसे कैसे पूरा किया जा सकता है? अपेक्षा हम किसी की कभी भी कुछ भी पूरी नहीं कर सकते, ये सिंपल सी बात है। जितनी भी अपेक्षा पूरी करते जाओ उतनी सामने वाले की बढ़ती जाती है। एक सेल्फ रिस्पेक्ट कि हम अपने दर्जे में रह के काम करें और क्या करना है। वेलकम ऑल द, जितना हो सके हम हेल्प कर सकते हैं, हो सके इतना गाइडेंस भी देते हैं, हो सके इतना लोगों को हम बता भी सकते हैं इन लोगों का मूवमेंट करो, ये करो। और हमारे जो भी प्रोजेक्ट है वो सेल्फ रिसर्च के, कोई बड़ा खर्च नहीं है, अपने आप से शुरू करो। मैंने पहले ही बताया कि जैसे पेन प्रोजेक्ट है, आप सिर्फ 5 पेन से प्रोजेक्ट शुरू करो। कौन बोलता है कि 50 पेन लो? 5 प्रोजेक्ट में आप 2 साल तक पेन डालो। कोई भी पेन हो, सिंपल सा पेन है, जैसे ये अभी एक मैं पेन यूज कर रहा हूँ, तकरीबन 2 साल से मेरे पास ये पेन है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप लोगों सोचो कितने सारे लोगों ने ये 2 साल में कितनी सारी पेन चीज यूज की होगी। दिस इज द सिंपल थिंग। आप उसको गाइड करो, गाइड करना आपका तजुर्बा है। फिर वो लोग क्या करते वो छोड़ दो, आप गाइड करके अपना आप फर्ज निभा दो। आप इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है कि एक जगह अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के बाद अगर आपको फिर से उसी तरह की जरूरत पड़ती है उसी जगह पे, तो क्या आप वहाँ के कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी देना ठीक समझते हैं कि वो आपके प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं? ऑलवेज। इसीलिए तो मैंने बोला ना कि स्काउट गाइड और मेरी वानर सेना, टीन एज के जो बच्चे हैं उसको मैं सबसे ज्यादा सम्मिलित करता हूँ। जितने बड़े लोग होंगे, जितनी एनजीओ होगी, जितने भी ये क्लब्स होंगे, दे आर गिविंग फॉर सोशल प्रोजेक्ट फॉर 1 day or 2 day or 3 days. They are not giving the date or time properly 1 year, 2 year or 3 years. लेकिन टीन एज के बच्चे में अगर मैं एक प्लास्टिक के बारे में एक लेक्चर्स में एक स्कूल में जाके लेता हूँ, वो बच्चा मुझे 5 साल के बाद भी मिलता है ना, सर आपने ये बताया था ना वो पेन के लिए, वो आज भी मैं वो पेन यूज कर रहा हूँ। और हर जगह पे वॉलंटियर्स जरूरी है। वॉलंटियर्स के बिना कोई चीज नामुमकिन नहीं हो सकती है। वॉलंटियर्स आर ऑलवेज रेडी। और हम लोग जब काम करते एक बार नहीं, अगर 5 बार भी बुलाएंगे कि ये समझ नहीं आ रहा है, देन वी आर रेडी टू गो। ऐसा एक छात्र है हमारे साथ, वो ये कह रहे हैं कि इसी तरह का मूवमेंट अगर हम अन्य राज्यों में शुरू करना चाहें तो क्या आपकी तरफ से कुछ गाइडेंस या शुरुआती कुछ मदद इस सेंस में कि क्या आप उनको ये बता सकते हैं कि इस तरह का वॉलंटरी मूवमेंट शुरू करने में प्रारंभ में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ये जानना चाहते हैं। ऑलवेज उसको आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए और वो कभी भी मेरा कॉन्टेक्ट करें, तो आई विल हेल्प देम। कि भाई वहां पे जैसे मैंने ये शुरू किया उदयपुर में फिजियोथेरेपी गीतांजलि जो कॉलेज थी, उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये चलाया, नागपुर में चलाया, बेंगलोर में चलाया। वहां के बच्चे जो बॉम्बे आ रहे, बेंगलोर IIM के स्टूडेंट्स ने ये इकट्ठा किया पेन, और वहां के 100 सारे नीडी बच्चे को दिया पेन। और ये मनी पॉकेट मनी से में ये खर्च कर सकते, कोई बड़ी बात ही नहीं है।
₹10 में आप 10 रिफिल डाल के 10 पेन को रीयूज होते हुए रीयूज कर सकते हैं। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। एक नई पेन आप लेने जाओगे तो आप कितना प्लास्टिक, कितना, जो अनिल जी ने बताया कि एक पेन बनाने में भी कितना पानी हम वेस्ट करते हैं, और एक प्लास्टिक बने, अगर वही पेन हम रीयूज करें तो कितने साल तक हम बचा सकते हैं, कितना पानी भी हम बचा सकते हैं। अनिल जी ने बहुत बड़ी बात की है ये पानी के लिए। तो कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, मेरा नंबर उसे दीजिए और मेरे को मैसेज करें और मैं उसको हो सके इतना हेल्प करूंगा। कभी यदि किसी जरूरतमंद की मदद करना हो स्वच्छता में, स्वास्थ्य में, या किसी तरह के ऐसे काम में जिसमें कि पर्यावरण का थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, तो ऐसा करके हम उसे कैसे पूरा कर सकते हैं और क्या सावधानियां बरत सकते हैं कि मदद करते समय भी पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे? शहरों में अक्सर होता है ऐसा। देखिए, और शहर में, और सबसे बड़ी बात है कि अभी कोरोना में तो हो ही रहा है कि हमको कोरोना के अंदर बहुत सारे हमने प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल किया है। 600 बिलियन समथिंग टन, क्या मुझे अभी मैं फिगर देख रहा था, जो हमने मास्क और हैंड ग्लोव्स बनाए। ये आवश्यकता थी, इस आवश्यकता थी, हमें इसकी पूर्ति करनी पड़ी। लेकिन इसका, जैसा भी डॉक्टर तेजस बता रहे थे, कई बार हम ऐसा बोलते हैं ना, इसको वैसे कोई ये अपराध नहीं है कि हमको कई बार ऐसा करना पड़ता है कि हमें उस चीज़ को करना ही पड़ता है, उसको काम में लेना ही पड़ता है। मैं भी मास्क काम में ले रहा हूँ आजकल। मैं भी मेरे साथ एक सैनिटाइजर का बोतल रखता हूँ, ये देखिए आप, मेरे हाथ में हमेशा होती है, और ये प्लास्टिक ही है। लेकिन मैं ये सावधानी जरूर रख रहा हूँ कि एक तो गिल्टी फीलिंग नहीं है ना। पूरी की पूरी जो बात है ना, संतुलन की बात है। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण को डिफाइन कैसे करते हैं ना, थोड़ा इसको समझिए। आपके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड भी है और नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन तो कम ही है। लेकिन जब नाइट्रोजन कम ज्यादा हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड कम ज्यादा हो जाए, सब चीजें है ना पर्यावरण के अंदर, सब चीजें हैं, पर वो बैलेंस जब तक नहीं है, हर चीज प्रकृति के अंदर है। वो चीज जब, मान लीजिए कोई एक वीट छोटा सा काम करता है, लेकिन आपने उसी की खरपतवार हो गई, एक तरह की पौधा आप लगाने लग गए, एक ही तरह के वृक्ष सब जगह लगाने लग गए, सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो पर्यावरण का जो संतुलन, इट इज ऑल अबाउट द बैलेंस। इसलिए छोटी मोटा जब हो जाए तो आप जरूर अपने बैक ऑफ द माइंड सोचिए कि हाँ, मुझसे ऐसा हो गया, मैं इसका समाधान क्या कर सकता हूँ। इसलिए मैंने कहा अपराध तो नहीं, लेकिन एक प्रायश्चित का भाव जब मन में आता है। मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, जैन समाज में, उसमें लोग बाग पानी कम इस्तेमाल करते हैं, और कई बार थोड़ा सा उनको गड़बड़ हो जाती है, तो फिर बैठ के उस स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, एक तरह की अपनी गलती मानते हैं, सबसे क्षमा मांगते हैं। तो खैर ये तो एक थोड़ी आध्यात्मिक बात होगी, लेकिन ऐसा होने पर आप उसका वापस से उसको संबोधित कैसे करेंगे, फिर से उसको सुधारेंगे कैसे, और अपनी तरफ से, मान लीजिए एक पेड़ काटना जरूरी है किसी जगह पे, ऐसी स्थिति आ गई, हमको एक पेड़ काटना ही पड़ेगा, तो आप कोशिश कीजिए कटे नहीं, लेकिन कट गया तो मैं उसमें प्रण लूंगा, मैं 10 पेड़ लगाऊंगा, मैं 50 पेड़ लगाऊंगा। इस तरह की बैलेंस से हम ये सारा काम कर सकते हैं। रहना तो इसी दुनिया में है ना, बहुत सारी चीजें, तो ये संतुलन हमें ला कर रखना पड़ेगा। हार्डकोर नहीं हो सकते, है ना, कट्टर नहीं हो सकते। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही मुझे लगता है बहुत ही ध्यान देने योग्य और बहुत ही समझदारी की बात है। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि ऐसा काम करने में हम बिल्कुल जैसा आपने कहा ना कि एडमेंट नहीं हो सकते हैं कि नहीं भाई बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। एक प्रश्न रतन भाई आया है, मैं खुद बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ इसमें से, कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो हैं वो एनवायरमेंटल एजुकेशन को प्रॉपर्ली नहीं दे रही है, ये प्रश्न। हाँ, तो देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये अभी जो तेजस भाई बैठे हैं या रतन भाई बैठे हैं, पूर्वी जी, नीलिमा जी, कीर्ति जी, जितने भी लोग बैठे हैं, क्योंकि सरकार के लोग हैं और हम एक दूसरे से सीख ही तो रहे ना। तो ये सरकार और सब अलग है, हम हैं सब कुछ करने वाले, है ना। तो ये छोड़िए, सरकार को करना होता तो सब कुछ बड़े हो ही जाता, कोई भी सरकार हो, किसी भी देश की सरकार हो, कोई भी पार्टी की सरकार हो, हमें प्रयास करना है। हम, हमारे अपने अंदर सामर्थ्य है, हमारे अंदर अपनी ये सत्ता पूरी हमारे पास है ना। मैं अपने से शुरू करूंगा, उसको बदलूंगा। स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ, मैं अपने से शुरुआत करूँगा। तो मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, कोई भी प्रश्न हो तो पूछिए। हाँ, बस डॉक्टर तेजस से एक अंतिम सवाल है। डॉक्टर तेजस, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी, एक सवाल ये है कि आपने जिस तरह से वॉलंटियर और स्टूडेंट्स को साथ लेके चलने पे जोर दिया है, एक लखनऊ से ही एक साहब पूछना चाहते हैं कि कई लोग इस तरह के कामों में कुछ बड़े प्रतिष्ठित लोगों को या सेलिब्रिटीज को साथ लेके काम करना चाहते हैं, तो क्या इससे उद्देश्य पूर्ति में कोई सहायता मिल सकती है? वो कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं छात्रों को साथ रखूं या किसी सेलिब्रिटी को साथ रखूं।
इसका जवाब आपको काम करना की फोटो खिंचवाना है, वो तय कर लो। मुझे लगता है कि शायद इसीलिए इस तरह का सवाल सामने आ रहा है, क्योंकि कई लोगों को इसमें आंसर आ गया जी। बहुत अच्छा, मैं बहुत इसमें रतन भाई मैं ऐड करता हूँ इसमें, तो तेजस भाई ने कहा है, देखिए फोटो भी खिंचवाइए और उस फोटो को सब दोस्तों के साथ बांटिए। शायद आपको फोटो को देख के, जब तेजस भाई टाइम्स ऑफ इंडिया का दिखाते तो मुझसे प्रभावित होता हूँ, है ना? तो आप फोटो भी खिंचवाइए और खूब प्रचार कीजिए उसका। बस उसको मन के अंदर ये भाव रखिए, मैं निस्वार्थ भाव से, विशुद्ध भाव से काम कर रहा हूँ, लेकिन अपनी बात को फैलाने के लिए मैं फोटो भी खिंचवाऊंगा, अखबार में भी लिखूंगा, अपने फेसबुक पे भी डालूंगा, अपनी प्रोफाइल पे भी डालूंगा। ये पूरा अभियान है, तो आप कीजिए, खूब खूब फोटो खींचिए और खूब खिंचवाइए, सब अच्छा है। सर मैं इसमें ऐड करूंगा, अनिल जी इज अ वेरी राइट पर्सन कि सोशल मीडिया का हो सके इतना यूज करिए। आप छोटे, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से या रिलायंस ग्रुप देखिए या अमिताभ बच्चन जी से देखिए, आई एम ऑलवेज, उन लोगों को एडवर्टाइज करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तो भी वो लोग क्यों करते? इट्स वन टाइप ऑफ मोटिवेशन, कितने सारे लोग इनसे इंस्पायर होते हैं। लेकिन सेलिब्रिटी से हमारा जो खर्च होता है या अपने आप होता है, एक दो उसके प्रोजेक्ट में उसका 100% इन्वेस्ट करिए, लेकिन जो प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी होती है वो जो छात्रों से मिलेगी, वो सेलिब्रिटी एक बार आएगी, दो बार आएगी, तीसरी बार नहीं आएगी। अगर उसको ये प्रोजेक्ट जच गया तो वो परमानेंट जुड़ सकते हैं आपके साथ, लेकिन जो सस्टेनेबिलिटी अपनी प्रोजेक्ट की होती है वो छात्रों से या स्टूडेंट से जो जितनी मिलती है वो दूसरे और कहीं में नहीं मिलती है। जी जी, मुझे लगता है कि दोनों ही पक्षों का इसमें एक भूमिका हो सकती है। अगर कोई सेलिब्रिटी है तो उसकी भी भूमिका है, और जो वॉलंटियर हैं, जो काम करने वाले हैं, उनकी तो भूमिका है ही। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तेजस। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि आपसे जुड़े हुए सभी मिल गया, तो आप कृपया मिलेंगे। आपके लिए एक सवाल फिर इधर से ही है, उत्तर भारत से ही, लखनऊ से। उनका ये कहना है कि अक्सर उत्तर भारत के शहरों में जो नदी के किनारे बने हुए हैं, उन लोगों को नदी को देखते हुए ये बताना मुश्किल होता है कि देश में कहीं पानी। सर अनिल जी, थोड़ा एक इमरजेंसी, आई एम लिविंग नो इशू, बरोबर सर, सॉरी, અને थैंक यू कीर्ति एंड ऑल द टीम, पूर्वी जी, मैं वापस ज्वाइन करूंगा, थोड़ी इमरजेंसी खत्म करके वापस को कॉल बैक करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर। तेजस जी नमस्ते। तो मुझे लगता है कि जो प्रश्न मैं समझ पाया कि जो पानी के स्रोत के किनारे पहुंचे बैठा है उसको नहीं लगता है कि पानी, देश में कहीं पानी की कमी है, कि ये प्रश्न है, ये प्रश्न तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। ऐसा ही था अनिल जी। हाँ, तो देखिए ये संवेदना की बात है। जब मैं खाना खाता हूँ तो मेरे घर में खाने पीने की सब चीज़ें हैं, उस वक्त मुझे लगता है कि नहीं, समाज में कोई व्यक्ति भूखा भी है, तो मेरे उस खाने में एक मुझे संवेदना का भाव आ जाता है। तो जो पानी के किनारे बैठा है, पहली बात तो ये भी जानने की कोशिश करे कि जब वो आज बैठे हैं, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले पानी कैसा था, उसकी गुणवत्ता कैसी थी, उसका कंपोजिशन कितना था, नदी का पाट कितना था, नदी का पेट कितना था। तो वहीं आपको पता पड़ जाए कि जब आज आप बैठे हैं तो जो नदी थी, जो उसका मूल स्वरूप था, जो उसके किनारे थे, जो फ्लड प्लेन था, जो उसके किनारे का एविफोना था, जो पक्षी वहाँ के बैठता था, जिस तरह की मछलियाँ उसके अंदर होती थी, जिस तरह का जिसको हम बोलते हैं प्लैंकटन्स, फाइटोप्लैंकटन्स, जू प्लैंकटन्स, एक्वेटिक लाइफ, वो नहीं है ना। तो पहली बात ये कि आप इस नज़र से देखिए कि हाँ, मेरा जो स्रोत मेरे पूर्वजों ने मुझे छोड़ा क्या वैसा आज है। जबकि अगर फिर भी वहाँ सामने, तो देखिए ये मन में हमेशा भाव रखिए कि ईश्वर ने, प्रकृति ने मुझे इतना दिया है, लेकिन इस समाज में बहुत जगह ऐसी है जहाँ पीने का पानी नहीं है। आपको जब ये याद आ जाएगा कि एक बच्ची स्कूल छोड़ के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाती है पानी लेने के लिए, इस कारण से स्कूल छोड़ती है, इस कारण से वो पढ़ नहीं पाती, इस कारण से उसकी रीढ़ की हड्डी में और गले में दर्द हो जाता है, वो बीमार हो जाती है। ये भाव जब आपके मन में आ जाएगा तो आप जब घर में पानी पियेंगे तब भी थोड़ा पियेंगे, जब नदी के किनारे बैठेंगे तब भी आपको भाव रहेगा। ये सिर्फ भाव और संवेदना की बात है, और ये मनस्थिति की बात है, दृष्टिकोण की बात है। सर, मैंने जो जल के साथ जो स्थिति है अर्बन सेटअप में हम लोग जो सामना करते हैं, तो इसमें किस तरह से हम कह लीजिए कि एक तो वाटर हार्वेस्टिंग एक जरिया है जिसमें कि हम वाटर टेबल को सुधारते हैं, बट जो एग्जिस्टिंग पॉल्यूशन है जिसके बीच में हम रह के उसका सामना कर रहे हैं, उसमें हम किस टाइप के कह लीजिए कि अफोर्डेबल सोल्यूशन निकाल सकते हैं अपने डोमेस्टिक यूसेज के लिए। पानी जो हम यूज करते हैं पोर्टेबल वाटर, उसके लिए क्या आपकी कुछ खोज रही है? आपने कोई इस टाइप के मतलब लोग सीमित संसाधनों से कैसे
वाटर प्यूरिफाई करके उसको पीने लायक बना सकते हैं? हाँ, देखिए 2-3 चीज़ें आप जरूर देखिए कि एक, अगर आपके जिसको हम बोलते हैं TDS, टोटल डिसॉल्व सॉलिड, जिसके नाम पे लोग आरओ बेचते हैं ना, तो अगर आपके यहाँ 500-700 तक TDS अगर है, मोटे तौर पे जो सरफेस वाटर सोर्स होता है उसका TDS, उसमें कितने घुलनशील ठोस हैं, वो 200-300 तक होते हैं, अगर बूझ रहे तो 700-800 तक होते हैं। यहाँ तक आप आरओ मत लगाइए, किसी हालत में आरओ मत लगाइए, है ना। अब दूसरी समस्या, मैं उन क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे आर्सेनिक की प्रॉब्लम ज़्यादा है या फ्लोराइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है ना, उनको छोड़कर हम हिस्सों की बातें करें, उसके लिए भी बातचीत कर सकते हैं। सिंपल तरीका, अगर आप 1 लीटर की एक बोतल लें, मेरे पास है नहीं आसपास कहीं, 1 लीटर की आप बोतल, मैं प्लास्टिक की बोतल से दिखा देता हूँ, लेकिन वो प्लास्टिक की बोतल नहीं होगी, कांच की बोतल लें, उसका एक तरफ का हिस्सा, इसको पूरा आधा काला कर दीजिए, और इसको ऐसे करके ऊपर छत पर रख दीजिए, अपने घर की छत पे, बादल हो या बादल नहीं हो या धूप हो, 7 से 8 घंटे में वो पानी बैक्टीरिया और वायरस फ्री हो जाएगा। इसको बोलते हैं सोडिस, सोलार डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्ट करना। गाँव में, मोहल्लों में जहाँ छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे गंदा पानी नहीं पिए, वो जो माताएं जिनके बच्चे होने वाला है, प्रेग्नेंट वुमन है, उनको देखिए, इस देश में महिलाओं में और बच्चों में एनीमिया की प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि जो खाना खाते हैं ना, उसका एसिमिलेशन नहीं होता, क्योंकि अंदर आप बैक्टीरिया चला गया, वायरस चला गया, गंदा पानी चला गया। और हमारे देश में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की पानी की खराबी से मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। हमारे देश में एनीमिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है ना। कैसे दूर करेंगे? खाना लगना चाहिए शरीर को, खाना लगना चाहिए मतलब पानी ठीक होना चाहिए, साधारण तरीका। आप याद कीजिए, हमारे यहाँ पे परिवारों में कॉपर के वेसल्स काम में आते हैं। कॉपर कितना मात्रा में बैक्टीरिया को उठा देता है ना। चांदी का चम्मच, जब बच्चा होता था घर में, तो माँ अपनी पुत्री को जब विदा करती थी तो या तो कॉपर देती थी या चांदी का चम्मच देती थी, ताकि वो बैक्टीरिया फ्री पानी पिए। साधारण तरीका है, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया सोडिस, इसके माध्यम से आप बैक्टीरिया और वायरस फ्री कर सकते हैं। 4-5 बोतल 6 बोतल रख दीजिए, अगले दिन काम में लीजिए। और ये आरओ से बचिए, अगर वहाँ पे 700-800 तक TDS है तो आपको मार्केटिंग लोग बेच जाएंगे आपके पास, लेकिन मिनरल कम होना भी शरीर के लिए बहुत खतरनाक है ना। तीसरी बात ये कि आप ये डायरेक्ट बोतल से और इनसे पानी पीना बंद कीजिए। सर्कुलर शेप घड़ा, मिट्टी का घड़ा, अगर उसमें पानी आप रखते हैं या कॉपर का भी रखते हैं, तो ये विज्ञान है जो आप, अभी तो चर्चा नहीं है, लेकिन जब सर्कुलर शेप में, उस शेप में जब पानी को रखते हैं तो पानी की पूरी प्रकृति पे क्या असर आता है, उसको आपको, ये विज्ञान है, सरफेस टेंशन उससे जुड़ा होता है, लेकिन आप उसमें रखिए। और मिट्टी के घड़े में रखना मतलब पानी के अंदर थोड़ी सी उसका pH बैलेंस होता है। ये जो हमारी परंपरा तरीके, तो जो हमारी, और सबसे बड़ी बात मैं जो आपसे बार बार कह रहा हूँ, अब तो ये वैज्ञानिक तौर पर साबित हो गया है, अगर पानी को आप अच्छे भाव से देखते हैं, श्रद्धा के भाव से देखते हैं, तो पानी ज़्यादा गुणकारी होता है, उसकी पूरी की पूरी तासीर बदल जाती है। आप गुस्से से देखेंगे, पानी भी अंदर से गुस्सा हो जाएगा, उसका पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर, मोलिकुलर स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। जापान में इस पर बड़ा काम हो रहा है, बड़े नोबेल वैज्ञानिकों ने भी काम किया है। तो पानी में भी मन है, वो मन जो पानी का अच्छा बनाने के लिए, इसलिए तो हमारे यहाँ पे अच्छी जगह पे पानी का पात्र रखते हैं, उसको सेक्रेट बना के रखते हैं, है ना। तो ये मैं कोई दक्षिणी सी बात आपसे नहीं कर रहा हूँ, ये वैज्ञानिक बात है। तो जो आपने प्रश्न पूछा, साधारण तरीके, जो वेस्ट वाटर होता है ना, जो नदियों में जाके, तालाबों में जाके गिर जाता है, बहुत सारे पौधे प्रकृति ने ऐसे बनाए हैं जिनसे पानी साफ होता है, बहुत इफेक्टिवली साफ होता है। आप इसका अध्ययन इंटरनेट पे कीजिएगा। जैसे केना एक पौधा है, केना बहुत सारी गंदगी को सोख जाता है, बहुत सारी गंदगी। ऐसे अनेक पौधे हैं, और अब तो हिंदुस्तान के अंदर प्रोटोकॉल में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लिख दिया है, ऐसे पौधों की सहायता से आप गंदे पानी को पूरा साफ कर सकते, पूरा साफ कर सकते। इसको बोलते हैं बायो रेमिडिएशन, फाइटो रेमिडिएशन। आप अपने आसपास के जिस गांव में, शहर में आप रहते हैं, वहाँ पे आप किसी बोटनिस्ट की मदद लीजिए, वो आपको उस पौधे के बताए कि ये पौधा इसमें से हेवी मेटल को सोखता है, ये पौधा इसमें से स्लज को सोखता है, ये पौधा पानी में से फ्लोराइड हटाता है, ये पानी में से ये हटाता है, वायरस हटाता है, बैक्टीरिया हटाता है। मोरिंगा, सहजन का पौधा, सहजन का पल्प 99% बैक्टीरिया को हटा देता है, न्यूट्रिशियस तो होता ही है। पर इसको कैसे इस्तेमाल करना, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना, कहाँ लगाना, कैसे लगाना, थोड़ा सा एक तकनीकी है, जिसको अगर आप सीख लें तो आप कम से कम प्रकृति को अनुकूल लगे ऐसे तो पानी तक तो उपचार आप कर ही सकते हैं, पूरे हम कर सकते हैं। देश में बहुत जगह हुए, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा पौधों की पूरी लिस्ट। पर आपके प्रदेश में, आपके शहर में कोई बाहर का पौधा नहीं होना चाहिए, उस नेटिव स्पीसी जो है वो वहाँ लगाइए। देखिए, आपको पीपल के बारे में पता है, पीपल फ्लोराइड को हटाता है, फ्लोराइड के रिमूवल में पीपल का बड़ा रोल है। ये जो इमली का पौधा है, इमली का जो बीज है, उसका पाउडर पानी में से टर्बिडिटी को हटाता है। ये मैं मोटे मोटे पेड़ के नाम ले रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे वृक्ष, ऐसी बहुत सारी झाड़ियाँ हैं जो पानी को शुद्ध कर सकती है ना। तो इसको अगर हम लगा दें, नालियों के किनारे लगा दें, तालाब के किनारे लगा दें, नदी के किनारे लगा दें, पक्षी भी आएंगे, पानी भी साफ रहेगा। छोटे उपाय कर सकते हैं। जी अनिल जी,
क्योंकि जैसे मैं ट्रैवल काफ़ी करता हूँ और इस दौरान मेरा तजुर्बा ये रहा कि जब भी मैं पहाड़ों पे जाता हूँ और वहाँ पे जो भी स्रोत होते हैं, जो नेचुरल पानी के ज़रिए होते हैं, वहाँ से जब भी हमने पानी का इस्तेमाल किया, तो एक तो बड़ा उसका एक अलग वज़न था और आपको बड़ी अच्छी-सी फ़ीलिंग होती है और कहीं न कहीं आपकी भूख बढ़ जाती है। तो कहीं न कहीं पानी का एक बहुत बड़ा कह लीजिए कि रोल है हमारी पूरे फ़िज़िकल केमिस्ट्री को जो हमारी है, उसको मेंटेन और बैलेंस रखने के लिए। और आपसे जो भी जानकारी मिली उससे मेरी और जिज्ञासा बढ़ी है कि मेरे ख्याल से हमें आपके साथ एक विस्तार से पानी के विषय में भी एक चर्चा करनी चाहिए, जो उसको जैसे आपने तमाम सी पेड़ पौधों का जिक्र किया जो पानी के डिफरेंट लेवल पे पॉल्यूशन मैनेजमेंट करती है, क्योंकि हमारे पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्थिति में पानी है और उसका पॉल्यूशन लेवल भी शायद अलग अलग तरह का ही होगा और हो सकता है कुछ जगह पॉल्यूशन नहीं भी है तब भी हम फिल्टर्स यूज करके जबरदस्ती एक मार्केट के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो इन सभी विषयों को लेके मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी जानकारी जो हमें लगता है कि शायद आने वाले किसी सेशन में हम आपसे और इंसाइट ले पाएंगे इस विषय को और गहराई से समझ पाने के लिए। और अभी कुछ लोग हमसे नेटवर्क की वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बट मूलभूत यही है कि हम सभी कॉन्शियस हैं इस प्रदूषण की स्थिति से बाहर आने के लिए और प्रकृति में छोटे छोटी चीज़ों का अपना एक योगदान है। जैसे आपने इमली के पेड़ की बात कही और तमाम से ऐसे पेड़ की बात कही जो कि अपना अपना उनका रोल प्ले था, लेकिन हो सकता है कि शायद हमने उनको उनकी जनसंख्या को कम कर दिया जिसकी वजह से आज हम ये सारे परिणाम झेल रहे हैं। तो आप और तेजस साहब जो कि मेरे ख्याल से अपनी व्यस्तता के कारण, क्योंकि वो उनका एक फिजिशियन का भी साइड है जो उनका काफ़ी एंगेजमेंट रखता है, तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने किस तरह से अपने स्तर पे जो भी कार्य किए हैं उनको हम लोगों से साझा किया और बहुत ही प्रेरणा दी कि एक इंडिविजुअल अगर एक इनिशिएटिव लेके आगे बढ़े और उसको एक आम लोगों तक पहुंचाने का जरिया बनाए तो बहुत बड़ा चेंज हम का हिस्सा बन सकते हैं और अपने आसपास के ही चीज़ों को कैसे हम सुधार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनिल, आपने जो भी अपने तजुर्बे से हम लोगों के साथ बातें शेयर की और जो इंसाइट दिया वो हम लोगों को आगे आने वाले भविष्य में काम देगा। मैं कीर्ति जी से कहूँगा कि वो अब इस सेमिनार को समापन की तरफ ले चलें। धन्यवाद आशीष जी। मैं अपने दोनों विशेषज्ञों का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आज जो भी हमें जानकारी मिली, तेजस दोषी जी ने जो जैसा बताया कि एक छोटे से पेन से भी हम शुरुआत कर सकते हैं, एक व्यक्तिगत स्तर पे भी हम शुरुआत कर सकते हैं। हमें बस एक भावना होनी चाहिए आगे बढ़ने की और आगे कुछ करने की। इसी तरह से अनिल सर ने जैसा बताया कि एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जब हम अपने वो भावना जागृत करते हैं कि मुझे एक चिड़िया के प्रति भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक मिट्टी के प्रति भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक पानी के प्रति भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो हमारे विचार हम कहीं भी रहें, तो हमारे विचार हमें उस चीज़ के प्रति जागरूक बनाते हैं और उसके प्रति हमें एक हमें उसका कैसे संचय करना चाहिए, कैसे उसका संरक्षण करना चाहिए, वो समझ धीरे-धीरे स्वयं ही आ जाती है। इसके साथ एक ये भी मैंने आज चीज़ समझी कि हमारे आस-पास बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ग्रे वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए बताया कि बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं, जो इस तरह के प्रदूषण को खींच लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर जागरूकता के लिए हमें और काम करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता ही नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें लोगों को पता होंगी, तो हम लोग गाँव में, कस्बों में, जहाँ पर प्रकृति के आसपास की जो जगह है हम उसको काफ़ी हद तक संरक्षण उसका कर सकते हैं, प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और अर्बन ऑर्गेनिक ग्रीन इंडिया की तरफ से मैं तेजस दोषी जी को एक स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहती हूँ और एक स्मृति चिन्ह अनिल मेहता सर के लिए है अर्बन ऑर्गेनिक ग्रीन इंडिया की तरफ से।
और नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आज हमारे बीच रतन मनीलाल जी पूरी तरह से उपस्थित नहीं हो पाए हैं, किंतु उन्होंने काफ़ी प्रयास किए हैं। उनके लिए भी एक स्मृति चिन्ह है। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी लोगों को ये अनुरोध है कि आप लोगों को हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा या आप लोगों के कोई सुझाव हो, तो प्लीज़ हमें फीडबैक फॉर्म के द्वारा भर के भेजिए। आप हमसे info@gmail.com के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट ogi.in के द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस पूरे कार्यक्रम के पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान है। उन सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, उनको भी मेरी तरफ से बहुत-बहुत आभार। इसके अलावा इसके संचालन में जिन लोगों का योगदान है, जैसे अपर्णा जी, पूर्वी शाह जी, नीलिमा जी, आशीष जी, गरिमा जी, आलोक जी, अनूप जी, इन सब लोगों को भी बहुत-बहुत आभार। हम आज का कार्यक्रम यहीं समापन कर रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग आगे भी हमारे आने वाले कार्यक्रमों में जुड़े रहेंगे। हमारा अगले हफ्ते का जो कार्यक्रम है 28 अगस्त शाम 5 बजे एक विषय है हमारा भवन और निर्माण। कैसे हम सस्टेनेबल भवन और निर्माण में सस्टेनेबिलिटी ला सकते हैं, स्वावलंबन ला सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।